हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट आईक्यू। पिछले लेक्चर में हमने जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है पोलर वर्टेक्स थ्रेटन्स टू सेंड यूएस यूरोप इनटू डीप फ्रीज। अब सबसे पहले टॉपिक में सबसे पहले डिस्कशन ये होती है कि पोलर वर्टेक्स किन एरियाज़ को अफेक्ट करता है। तो ये है यूएस एंड यूरोप। नाउ सेकंड, पोलर वर्टेक्स होता क्या है। इसके लिए इस फिगर को देखिए। जब आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा स्टेबल पोलर वर्टेक्स। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी एयर मौजूद रहती है और इसे रोकने का काम करता है ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स। अब ये जेट स्ट्रीम होता क्या है, तो जेट स्ट्रीम अर्थ से लगभग 10 किलोमीटर 7 से 10 किलोमीटर हाइट पर रहता है, मीन्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और ये वहाँ पर इसलिए रहता है क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है बिटवीन द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच की टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण वहाँ पर जेट स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जब जेट स्ट्रीम पोलर एरियाज़ में रहता है तो उसे हम लोग पोलर जेट स्ट्रीम कहते हैं। जब ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में मौजूद रहता है तो उसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जब पोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो जेट स्ट्रीम है ये इन ठंडे हवा को नीचे बहने से रोकता है। ये एक बैरियर का काम करता है और इसे नीचे आने से रोकता है। लेकिन कभी कभी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारे कारणों से जब ये जो बैरियर है ये ब्रेक कर जाता है तो ये जो ठंडी हवा है ये ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट कर देती है। और जब ये नीचे आ जाती है तो ये यूएस और यूरोप वाले एरिया में बहुत ज़्यादा चिलिंग इफेक्ट शो करती है। जब आप इस जेट स्ट्रीम से बाहर जाएंगे तो आपको टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता दिखेगा। मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अलग दिखेगा, मीन्स ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जब यही पोलर वर्टेक्स जो है ब्रेक कर जाती है तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा ठंडा दिखेगा, जिसके कारण यूरोप और यूएस का एरिया कभी कभी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। अब इस पोलर वार्डरिंग के चलते, पोलर वर्टेक्स के चलते कौन कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है, तो यूरोप, यूएस और आर्टिक। अब आर्टिक कैसे? अब आर्टिक में जब ये पोलर वर्टेक्स के कारण जब ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो आर्टिक धीरे धीरे गर्म हो रहा है और आर्टिक के गर्म होने के कारण वहाँ जो बर्फ़ है वो ब्रेक डाउन कर रही है। और साथ में अगर आर्टिक गर्म होगा तो धीरे धीरे यूरोप एंड यूएस दोनों ठंडा होता चला जाएगा। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है कि समय के साथ ये मैक्सिको तक पहुँचेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं हुआ तो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द लाइटनिंग। लाइटनिंग जेपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लाइटनिंग होता क्या है, तो तकरीबन जो 10 से 12 किलोमीटर के बड़े जो क्लाउड होते हैं उन क्लाउड के जो नीचे वाला लेयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और ये जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और हमारा अर्थ सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच के कारण क्या होता है कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। और जब ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लाइटनिंग हो जाता है। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक तकरीबन हर साल हमारे देश में 2000 लोगों की मौत का कारण बनता है। जो हमारा केंद्र सरकार है उन्होंने 2015 में जो लाइटनिंग स्ट्राइक के द्वारा मरने गए लोगों को तकरीबन 4 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देने की बात कही है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटी में आते हैं। सबसे पहला है बजट सेशन। अब ये बजट सेशन क्या होता है, तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हर साल 3 सेशंस बैठते हैं। पहला बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन और तीसरा विंटर सेशन। अब ये पार्लियामेंट्री सेशंस होता क्या है, तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है वो हर साल 365 दिन पार्लियामेंट्री हाउस में नहीं बैठते हैं, वो सेशन बाई सेशन बैठते हैं। बाकी दिन वो अपने कंस्टिट्यूंसीज़ में आकर के वर्क करते हैं। तो जब जिस सेशन में हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं उस सेशन को उस समय के हिसाब से जाना जाता है। तो जब हम बजट सेशन की बात करते हैं तो ये फरवरी से लेकर के मिड मई तक जनरली चलता है। और इस बजट सेशन में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को पेश करते हैं। आपको एक आर्टिकल इसमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर एक जो कि बजट सेशन हुआ और दूसरा मानसून सेशन हुआ तो इन दोनों सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सबसे लंबा सेशन बजट सेशन चलता है और सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन चलता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेसिडेंट्स एड्रेस। आपको पता है कि हर साल हमारे देश के प्रेसिडेंट देश को एड्रेस करते हैं। अब एक आर्टिकल आपको जानना इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ आर्टिकल 87 क्लॉज 1। आर्टिकल 87 क्लॉज 1 कहता है कि हमारे जो देश के प्रेसिडेंट हैं वो 2 समय हमारे देश को
और जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। कब कब? सबसे पहले जब कोई भी न्यूली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी संसद में आएगी, उस वक्त बोथ द हाउसेस को प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे। और सेकंड है कि जब हर साल फर्स्ट सेशन जिस दिन होगा उस दिन भी हमारे प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या प्रेसिडेंट को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, प्रेसिडेंट को एड्रेस करना ही होगा, प्रेसिडेंट बाउंड है। सेकंड, अब इस एड्रेस में होता क्या है, तो इस एड्रेस में जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने साल के सारे प्रोविजंस को बताती है कि वो साल में कौन कौन सा काम करेंगे, कौन कौन से डेवलपमेंट्स करेंगे। तो प्रेसिडेंट को इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना रहता है। वो वही चीज़ एड्रेस करते हैं जो एक रूलिंग पार्टी उन्हें लिख करके देती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को उस स्पीच में अगर कुछ भी उनमें अगर लगे कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसे स्किप कर देते हैं, उसे स्किप कर सकते हैं, इसके लिए वो बाउंड नहीं है। क्या ऐसा पहले हो चुका है? जी हाँ। इन 1969 गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनका नाम था धर्मवीरा, इन्होंने उस समय गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए स्पीच में बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप आउट कर दिया था। उनका कहना था कि ये सारे पॉइंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आपको जानना है जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहले क्या होता था कि जैसे देश में 3 सेशन है जो मैंने आपको बताया, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। इन तीनों सेशंस के कमेंसमेंट पर, मतलब कि जिस दिन ये तीनों सेशन स्टार्ट होते थे उस दिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उन्हें दोनों हाउसेस को ज्वाइंट एड्रेस करना रहता था। लेकिन इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इस पॉलिसी को हटाया और अब हमारे देश के प्रेसिडेंट को हर साल सिर्फ बजट सेशन के कमेंसमेंट पर ही देश को एड्रेस करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। क्या ये प्रोविज़न बाकी कंट्रीज़ में भी है? तो आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेनली बोरोड है। तो यस, यूएसए में इसे स्टेट ऑफ द यूनियन के नाम से जाना जाता है और जब हम यूके में बात करते हैं तो इसे क्वींस स्पीच के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ अ यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। जनवरी की न्यूज़ है। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट की बात चल रही थी। रीज़न ये था कि डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा था कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जो बाइडेन के बेटे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात उन्हें बताएं जो जिसका प्रयोग वो प्रेसिडेंट के अपने इलेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है। तो जिस तरह हमारे देश में 2 हाउसेस होती है, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक उसी तरह यूएस में भी 2 हाउस होती है, दैट इज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड इज़ द सीनेट। जब हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करती है तो इसका मतलब होता है लोकसभा, और जब हम सीनेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है राज्यसभा, दैट इज़ द अपर हाउस। तो यूएस के प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि लोअर हाउस, वहाँ पर जो इम्पीचमेंट की बिल है उसे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है। तो जब वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि लोअर हाउस से वो बिल पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो वो पहुंच जाता है सीनेट में। सीनेट जो कि अपर हाउस है, वहाँ पर उस बिल को 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है, और अगर वहाँ पर वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर गया तो एक प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। सिंपल प्रोसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सिंपल मेजोरिटी एंड देन द सीनेट, जहाँ पर इसे 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ता है। कौन कौन से प्रोविज़न है जिसके तहत किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़ता है? तो वो है ट्रेजन, ब्राइवरी और या फिर अपने पद का गलत इस्तेमाल। ये चीज़ अगर कोई प्रेसिडेंट करता है तो उसे इम्पीच होना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन आवर। अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय इस क्वेश्चन आवर को रोक दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आवर है क्या? क्वेश्चन आवर जब कोई भी सेशन देश में चलता है उस सेशन के हर दिन में शुरू के 1 घंटे का क्वेश्चन आवर कहा जाता है। मीन्स अगर बजट सेशन चल रहा है तो बजट सेशन अगर मान लीजिए 35 डेज़ चला तो हर 35 दिन में, मतलब हर दिन जो पहला घंटा होगा वो क्वेश्चन आवर का होगा। क्वेश्चन आवर में क्या होता है? क्वेश्चन आवर में जो एमपीज़ होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग द लॉ, रिगार्डिंग द वर्क। अगर वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मिनिस्ट्रियल एड्रेस, लेकिन अगर वो प्राइवेट मेंबर्स का मतलब होता है ऐसे एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आवर कब नहीं होता है? क्वेश्चन आवर सिर्फ दो बार नहीं होता है। पहला, जब प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को संबोधन देते हैं उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता है, और दूसरा, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते हैं उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज, अब जुडिशियरी में आते हैं तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? जब कोई भी लॉ किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जब उसे पास करवाया जाता है तो उस लॉ की कंस्टिट्यूशनैलिटी को, मतलब कि उसके संवैधानिक स्तर को मापने के लिए
सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करती है कि वो संवैधानिक है कि नहीं। इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब जुडिशियल रिव्यू के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल्स को देखना ज़रूरी है, तो वो है आर्टिकल नंबर 13, 32, 136, 142 एंड 147, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की। जब हम आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 13 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स को बचाने का सबसे बड़ा जरिया आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि सरकार के द्वारा बनाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाए, लेकिन वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्रीच कर रहा है, वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो हम उस तरह के लॉ को नल एंड वॉइड मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। दैट इज़ द आर्टिकल नंबर 13। और जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 13 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। तो दैट इज़ द जुडिशियल रिव्यू ऑन आर्टिकल 13। बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्या कभी ऐसा किया गया? जी हाँ, नॉर्मल एग्जांपल है, आईटी लॉ को इस तरीके से रद्द किया गया था। नाउ सेकंड इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर इसे काफ़ी आसानी से आपको समझना है तो आप एक आर्टिकल को देखिए, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 21। जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इट इज़ अ राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ में एक पॉइंट और ऐड किया गया, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। एक अच्छा इन्वायरमेंट भी आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही आता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। हरियाणा में जो परेली जलाने का जो इशू चलते रहता है, जिसके कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स विंटर सीजन में दिल्ली में आती है, इसके रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी अपने रूल्स वहाँ पर देता है। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत आती है? इट कम्स अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म। मीन्स जुडिशरी यहाँ पर खुद के वर्क को इंक्रीज, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी का वर्क है जुडिशरी को देखना, मीन्स जो भी लॉ उन तक पहुँचता है उस लॉ को इंटरप्रेट करना, उसके लिए सारी बातें बताना। लेकिन जब जुडिशरी अपने काम से आगे बढ़कर जब किसी को सलाह देना स्टार्ट कर दे एक्टिवली, दैट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज्म। अगर आपको जुडिशियल रिव्यू तो आप तुरंत आर्टिकल नंबर 13 का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आप आर्टिकल 13 को लिखेंगे एग्जाम में, दैट इज़ आर्टिकल 13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड। सिंपल। जब आप जुडिशियल एक्टिविज्म पे क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पर तुरंत आर्टिकल नंबर 21 को वहाँ डालेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। उसमें आप नीचे डाल देंगे गुड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अवर राइट टू लाइफ, और उसमें आप सीधा सीधा यही कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑलवेज ट्राइज टू गिव डिसीजंस रिगार्डिंग इट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी बातें वो बोलता है कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना है, दैट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज्म। थैंक्स। सो आज के सारे टॉपिक्स यहाँ क्लियर होती है, नेक्स्ट टॉपिक्स भी आपको समझाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम एस्पिरेंट IQ।